So welcome back to Excellence. I come with a new video, and in this video we'll start the new chapter that is the finally last chapter of your AS level biology, in which we'll be discovering the immunity. We'll discuss about what is immunity, how the immune system and immune defense act on your pathogens and whatever the foreign particle it is which enters into your body. First of all, we need to understand about the immune system. तो सबसे पहले तो समझते हैं कि what is mean by the leukocytes. आपने बचपन से हमेशा WBC एब्रीविएशन पढ़ा है एंड दैट इज़ फॉर योर वाइट ब्लड सेल्स. बट वाइट ब्लड सेल्स को हम इन द टर्म ऑफ साइंस इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम जो उसका स्पेसिफिक नेम है दैट इज़ द ल्यूकोसाइट्स. नाउ ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 किस्म के ल्यूकोसाइट्स हैं हमारे पास, यानी कि 3 किस्म के वाइट ब्लड सेल्स हैं. पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स. दूसरा है हमारे पास मोनोसाइट्स और तीसरा है हमारे पास लिम्फोसाइट्स. जिसमें से हमारे पास लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स ये तो सारे हो गए हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स. अब हमारे पास ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं इनको हम फाइगोसाइट्स भी कहते हैं. फैगोसाइट्स क्यों कहते हैं हम ये आगे मज़ीद पढ़ेंगे, पर यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास जो ल्यूकोसाइट्स है ना वो बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स. जिसमें हमारे पास जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं और जो मोनोसाइट्स हैं वो फैगोसाइट्स भी होते हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स आर नॉट फैगोसाइट्स. अब मज़ीद ये डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेन्युलोसाइट्स जो हमारे पास होते हैं ये वी कैन जस्ट से दैट ये मेच्योर होते हैं इनटू दी न्यूट्रोफिल्स, या हम सिंपल कह लें कि दीज आर न्यूट्रोफिल्स. ठीक है. मोनोसाइट्स ये मेच्योर होते हैं इन द मैक्रोफेजेस या आप सिंपल कह लो कि मोनोसाइट्स से बाद में मैक्रोफेजेस बन जाते हैं. लिम्फोसाइट्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. ये सारा कुछ इस डायग्राम में ऑलरेडी क्लियर है. सो आई डू नॉट वांट यू गाइस कि आप जो है वो इतना ज़्यादा कोई इस चीज़ का रट्टा मारो, गौर से क्लियरली आराम से समझो. एंड आई वांट यू गाइस ये डायग्राम अपने नोट्स में भी ऐड कर लो ताकि आपको भी याद रहे कि हमारे पास 3 किस्म के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. फिर हमारे पास जो मोनोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये हमारे पास फैगोसाइट्स भी कहलाते हैं, और मोनोसाइट्स हमारे पास मैक्रोफेजेस में मेच्योर होते हैं वाइल द ग्रेन्युलोसाइट्स हमारे पास न्यूट्रोफिल्स में मेच्योर होते हैं. लिम्फोसाइट्स हमारे पास 2 किस्म के, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स. बात समझ आ गई है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Okay, so the further the diagram is given to you in which the neutrophil, the monocyte and the lymphocyte is given to you. यानी कि 3 किस्म के वाइट ब्लड सेल्स आपको गिवन है इन द डायग्राम, जिसमें से आप क्लियरली तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. पर इन द फॉर्म ऑफ द डेवलप आंसर इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो अब हम नीचे मजीद समझते हैं. व्हाट इज़ मीन बाय फैगोसाइट. सबसे पहले फैगोसाइट समझते हैं. तो हमारे पास 2 किस्म के फैगोसाइट्स होते हैं. बेसिकली होते तो वाइट ब्लड सेल ही हैं, लेकिन हमारे पास 2 किस्म के फैगोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस. ओके. नाउ ओरिजिनेट इन बोन मैरो. सबसे पहले तो ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द बोन मैरो. बोन मैरो में ये मिलते हैं फैगोसाइट्स इन द मेजॉरिटी. सेकेंडली दे आर स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स होते हैं यानी कि ये कोई भी डेड सेल जो होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, या फिर कोई भी इन्वेजिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए हमारी बॉडी के अंदर तो ये उसको रिमूव करने के लिए मैक्रोफेजेस काम आते हैं. आपको थोड़ा सा ये भी समझना है कि ये किस तरह से रिमूव करते हैं, बिकॉज दिस इज़ नाउ इन द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो यू नीड टू नो अबाउट इट. सबसे पहले तो ये कहाँ पे मिलते हैं फैगोसाइट्स हमारे पास बोन मैरो में, और दूसरा कि किसी भी डेड सेल को रिमूव कर देते हैं. कोई भी आपका सेल जो डेड हो गया, स्पेशली हम जब जहाँ कहीं चोट लग जाए वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है तो उस जगह के बॉडी सेल्स डेड हो जाते हैं. तो उन डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए, क्योंकि यू नो कि हमने माइटोसिस में भी ये पढ़ा था कि हमारे पास न्यू सेल्स जनरेट होते हैं, उस जगह पर न्यू सेल डिवीज़न होगा, लेकिन पुराने सेल्स भी तो हैं, तो वो पुराने सेल्स फैगोसाइट्स लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, उसको रिमूव कर देते हैं. और सिमिलरली कोई भी इन्वेसिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया या कोई भी किस्म के डिजीज़ कॉज कर सकता है. अभी हम इन्फेक्शस डिजीज़ चैप्टर पढ़ कर आए, तो कोई भी बीमारी और भी मज़ीद बीमारी होती है उसको कॉज कर सकता है, तो ये रिमूव कर देते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि कोई वबा या कोई डिजीज़ कॉज ही ना हो. ठीक है. नाउ न्यूट्रोफिल्स समझते सबसे पहले स्पेसिफिकली वी नीड टू डिस्कस अबाउट द न्यूट्रोफिल्स. Neutrophils have a lobed nucleus with a granular cytoplasm. इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड होता है इन द स्ट्रक्चर. अब आप ऊपर देखो, अब आप न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर देखो तो वहाँ आपको समझ आ जाएगा. लोब्ड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का एंड द ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म. ठीक है. इट इज़ शॉर्ट लिव्ड सेल्स. ये बात याद रखनी है कि इसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है.
ज़्यादा टाइम तक ये ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर आप कह रहे हो कि 1 साल चाहिए या 2 साल तक अगर हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं, तो क्या वो 2 साल तक या 1 साल तक भी एक्ट कर पाएंगे इन द बॉडी? तो नो, ये इतने ज़्यादा लॉन्ग लिव नहीं होते कि शॉर्ट होते हैं, ये बन के जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब अपना काम करते हैं या वेट करते हैं अपने काम होने का, और उसके बाद फिर ये चले जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं। फिर न्यू न्यूट्रोफिल्स आते हैं। तो इनका बेसिकली ये फंक्शन है कि ये हमारे पास एक तो डेड सेल्स को रिमूव करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ख़तरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपकी बॉडी में आ जाते हैं, जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूजुअली पैथोजन। तो ये उसको रिमूव करते हैं, और उसी के साथ साथ ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से कि लोब न्यूक्लियस होता है, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है, और उसी के साथ साथ शॉर्ट लिव सेल्स हैं, यानी कि ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। ये सिर्फ शॉर्ट लिव यानी कि कम टाइम तक ये ज़िंदा रह पाते हैं। ओके, now move on to the macrophages. Macrophages are larger than neutrophils. अच्छा, इनका जो साइज़ है वो न्यूट्रोफाइल से बड़ा होता है। They are larger in size, ठीक है। Travel in blood as monocytes which develop into macrophages once they leave blood and settle in organs, removing foreign matter there, ठीक है। What does it mean? जब तक ये ब्लड के अंदर हैं, मैक्रोफेजेस जब तक ब्लड के अंदर हैं, ये मोनोसाइट्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। which develop into macrophages once they leave blood. जब ये ब्लड को छोड़ते हैं मोनोसाइट्स, उस टाइम ये मैक्रोफेजेस में मैच्योर होते हैं, मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं, डेवलप होते हैं। और मैक्रोफेजेस का क्या फंक्शन है? मैक्रोफेजेस का फंक्शन है कि उस ऑर्गन पर जाकर वो मतलब ऑर्गन पर मौजूद है, अब वो ऑर्गन में सेटल हो जाते हैं, किसी भी ऑर्गन में, बहुत सारे ऑर्गन से सब में सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर फॉरेन मैटर को रिमूव करते हैं। फॉरेन मैटर का क्या मतलब है? फॉरेन हम उसे कहते हैं जो कि लाइक यूनिवर्सल से कि हम लोग ये कहते हैं कि फॉरेन कंट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारी अपनी कंट्री नहीं है, कोई और सी कंट्री है। माई कंट्री एंड अ फॉरेन कंट्री, एक मेरी कंट्री है और एक दूसरी कंट्री है। सिमिलरली माई पार्टिकल एंड अ फॉरेन पार्टिकल, एक मेरा बॉडी का पार्टिकल है और एक फॉरेन पार्टिकल है। वो पार्टिकल जो मेरी बॉडी का नहीं है और वो पार्टिकल जो मेरी बॉडी का नहीं है, क्या वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है? ऑफ कोर्स मे बी नॉट, ठीक है। क्योंकि अगर देखो वो पैथोजन है, कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपकी बॉडी के अंदर घुस रहा है, तो वो आपकी बॉडी का पार्टिकल नहीं है, तो वो उसको हम कहते हैं फॉरेन मैटर या फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए मैक्रोफेजेस काम आते हैं। कहाँ पर? इन द ऑर्गन्स। लेकिन जब तक ये ब्लड के अंदर होते हैं, ये मोनोसाइट्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, और मेच्योर होकर मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होकर या डेवलप होने के बाद ऑर्गन्स पे सेटल कर जाते हैं, और वहाँ पर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द फॉरेन मैटर या फॉरेन पार्टिकल्स। दे आर लॉन्ग लिव्ड सेल्स, लंबे टाइम तक ये आराम से लंबे टाइम तक रह सकते हैं, ये लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, जल्दी नहीं मरते, जल्दी देर तक सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं ये लोग, ये सेल्स, ठीक है। डू नॉट डिस्ट्रॉय पैथोजेंस कम्प्लीटली। पहली बात तो ये कि पैथोजन को ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करता। कोई भी पैथोजन आ जाए आपका, ये उसको completely बर्बाद नहीं करता। They are cut up and their antigens are displayed, hence it becomes an antigen presenting cell. देखो, अब गौर से इस पॉइंट को समझना। आपको पता है कि पैथोजन के अंदर एंटीजेंस होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स में एंटीजेंस होते हैं। मैक्रोफेजेस उस फॉरेन पार्टिकल को तबाह पूरा नहीं करता, बल्कि उसके एंटीजन को डिस्प्ले कर देता है। मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बता देता है कि इसके एंटीजन इस शेप के हैं, इस कलर के हैं, इस टाइप के हैं। मतलब ये तो एग्जांपल देने के लिए कलर टाइप बता रहा हूँ। देखो, हमारे पास एंटीजन्स कुछ शेप के होते हैं, यहाँ पे सारा खेल शेप का है बेसिकली, क्योंकि शेप अगर आपकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी एंटीजन की, तो फिर वही अटैच हो पाएगा ना टू द बॉडी सेल, और बॉडी सेल पर अटैच हो गया तो फिर बीमारी पहुँच गई। वो क्या करते हैं, वो शेप बता देते हैं कि यार स्क्वायर इसकी एंटीजन की शेप है, या फिर ट्रायंगल है, या फिर रेक्टेंगुलर है, या फिर स्क्वायर इन द शेप है इसकी एंटीजन की, और ये डिस्प्ले कर देते हैं। डिस्प्ले का मतलब ये कि हमारे जो मैक्रोफेजेस है ना, बात समझना, ये मैक्रोफेजेस ये काम करते हैं, तभी हम इन्हें कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इसका एब्रीविएशन है APC। अब अगेन दिस एब्रीविएशन इज़ नॉट अलाउड, आपको पूरा लिखना पड़ता है बेसिकली, और उसके बाद आप कहीं जाकर एब्रीविएशन दो मजीद अपनी थ्योरी पेपर्स में, तो फिर दैट्स ओके। पर पहले आप लिख लो कि हम मैक्रोफेजेस को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि कोई भी वबा, कोई भी बीमारी, कोई भी पार्टिकल आता है तो उसके एंटीजन को ये डिस्प्ले कर देते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के पास। हमारा जो इम्यून डिफेंस सिस्टम है उसके पास जाकर ये कह देते हैं कि भाई ये जो फॉरेन पार्टिकल है इसका, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका एंटीजन किस शेप का है, इसका एंटीजन है स्क्वायर शेप का,
जब स्क्वायर शेप का एंटीजन बता देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं हमारी बॉडी के सेल, वो स्क्वायर शेप के बनाते हैं एंटीजन, उसके मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बॉडी सेल्स के जो स्क्वायर इन शेप और कॉम्प्लीमेंटेरियर टू द एंटीजन। और एंटीजन का अगर शेप पता चल गई तो उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैक्रोफेजेस हैं, दीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, एंटीजन के बारे में बताते हैं कि ये जो पैथोजन है इसका एंटीजन कैसा दिखता है, ताकि बॉडी का सेल इम्यून सिस्टम जब ऑलरेडी रिस्पॉन्स कर रहा है, वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, ऑलरेडी एक्टिव है, ऑलरेडी अलर्टेड है, तो वो इस बीमारी को आराम से ख़त्म करते हैं। तो ये इस तरह से मैक्रोफेजेस हेल्प करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। मैंने बहुत कोशिश की कि मज़ीद क्लियर कर पाऊँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी यहाँ तक इतना याद रखो कि मैक्रोफेजेस हमेशा एंटीजन को डिस्प्ले करते हैं, बताते हैं कि इस तरह का एंटीजन है, वो इस तरह की शेप का दिखता है, बस और कुछ नहीं करते। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन, जिससे इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि अच्छा अब हमें ऐसे एंटीजन का ऐसे शेप्स बनानी कि इस पर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, फिर हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब फैगोसाइटोसिस का पूरा एक स्टेप आपको गिवन है, यहाँ पर दिखाया हुआ है। पहला स्टेप गिवन है, दैन दूसरा, फिर तीसरा। देखो आप इस तरह से किस तरह से एक फॉरेन पार्टिकल अटैच हो रहा है टू द बॉडी सेल, बेसिकली फैगोसाइट के साथ किस तरह से अटैच हो रहा है। और एक दफ़ा अटैच हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, ये जो फॉरेन पार्टिकल है फैगोसाइटोसिस का इजीली मतलब है कि उस चीज़ को इनगल्फ कर रहा है। इनगल्फ का मतलब है निगलना। हम कहते हैं बेसिकली इनगल्फ का मतलब होता है, बेसिकली इनगल्फ का मतलब निगलना नहीं होता एग्जैक्टली। हम ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि कैंडिडेट्स को समझ में आए, आप सबको समझ में आए। इनगल्फ का असल मतलब होता है यानी कि उस चीज़ को पकड़ के अपने अंदर पूरा ले लेना। और किस तरह से ये स्टेप 6 तक ये प्रोसेस कर रहा है, ये तुम यहाँ से देख सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट इट्स इनगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल। और इसी प्रोसेस को पूरे को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और फैगोसाइटोसिस कौन करता है? फैगोसाइट्स करते हैं। ओके, फैगोसाइट्स करते हैं फैगोसाइटोसिस। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू गाइस। During an infection caused by pathogen invading the body, cells under attack respond by releasing chemicals called histamines. हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, बेसिकली हमारी बॉडी का जो सेल होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो अटैक करता है। जब हमारी बॉडी के सेल्स अंडर अटैक होते हैं, वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं? हिस्टामाइन केमिकल के थ्रू। हिस्टामाइन एक ऐसा केमिकल है जिसको जब ये रिलीज़ करते हैं तो ये उस बॉडी के ऊपर जो कि ऑलरेडी अटैक होती है उस पर रिस्पॉन्स करता है। दीज अट्रैक्ट्स न्यूट्रोफाइल्स। ये जो हिस्टामाइन केमिकल है ये न्यूट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट का मतलब अपने पास बुलाता है। दिस मूवमेंट टूवर्ड्स केमिकल स्टिमुलेट्स इज कॉल्ड केमिटैक्सिस और कैमोटैक्सिस। ठीक है, कैमोटैक्सिस एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि आप अब ये समझो कि हमारी बॉडी जब भी किसी इन्फेक्शन, जो भी कोई इन्फेक्शन हो हमारी बॉडी को, तो उस इन्फेक्शन में जो सेल हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करने के लिए केमिकल रिलीज़ करता है हिस्टामाइन, वो न्यूट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है। और न्यूट्रोफाइल का भी अभी आप फंक्शन समझ कर आए, बैक्टीरिया को तबाह कर देना। मैं बार बार बैक्टीरिया कह रहा हूँ, आई डो नॉट नो व्हाई, पर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो उसको तबाह कर देना न्यूट्रोफाइल का फंक्शन होता है, काम होता है। और इस प्रोसेस को, क्योंकि देखो जब ये रिलीज़ हो रहा है तो न्यूट्रोफाइल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अटैच हो रहे हैं। और जब इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, तो ये जो स्टिमुलस आ रहे हैं ना, यानी कि बेसिकली जो पूरा सीन बना है कि किस तरह से बॉडी का सिस्टम को वो डिफेंस कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को कैमोटैक्सिस कहते हैं। वैसे इसको इतनी डिटेल में नहीं आपके जो है वो पार्ट ऑफ सिलेबस आएगा, पर जस्ट फॉर जनरल नॉलेज समझ लो। मे भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन घुमा फिर आके पूछ लें कैमोटैक्सिस का, तो जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज याद रहे। ठीक है, जनरल स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस को थोड़ा सा समझते हैं। अट्रैक्शन कैसे होती है भाई? हमारे पास हिस्टामाइन रिलीज होता है बॉडी से, विच इज़ द केमिकल विच अट्रैक्ट द न्यूट्रोफाइल। ठीक है, और कैमोटैक्सिस यानी कि अट्रैक्शन का मतलब कैमोटैक्सिस होता है। और फिर उसके बाद रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट होती है। उसके बाद एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस होता है किसी, एंडो का मतलब होता है किसी चीज़ को अंदर लेना, एक्सो का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर फेंकना। सेल सरफेस मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट में हमने 3 किस्म की चीज़ें पढ़ी थी। ऑटोलाइसिस तो पार्ट ऑफ सिलेबस तो है, पर ऑटोलाइसिस इज नॉट इन दिस चैप्टर। हमने 2 चीज़ें और पढ़ी थी, एक हम लोगों ने पढ़ा था एंडोसाइटोसिस और एक पढ़ा था एक्सोसाइटोसिस। तो ये चीज़ एंडोसाइटोसिस होती है यहाँ पर, जिसमें वो चीज़ को क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो उस चीज़ को अपने अंदर ले लेता है इन द एंडोसाइटोसिस, और एक्सो में उस चीज़ को बाहर फेंक देता है। और
मेक श्योर कि आपने जो फेगोसाइटोसिस का भी डायग्राम देखे आए उसमें रिकग्निशन एंड अटैचमेंट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर तुम लोगों ने ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा वो वाला चैप्टर तो पढ़कर आना, वहाँ पर मैं डिस्क्राइब डिटेल से कर चुका हूँ कि रिकग्निशन एंड अटैचमेंट कैसे होती है। एंटीजन क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरी होता है इन शेप, तो वो आपस में अटैच हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद फर्दर प्रोसेस प्रोसीड करता है। बैक्टीरिया ट्रैप विद इन अ फेगोसाइटोटिक वैक्यूल। अब जो भी बैक्टीरिया है, जब एंडोसाइटोसिस हुआ है कि वो तो क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस से उस बैक्टीरिया को अंदर ले लिया है फेगोसाइट्स ने, तो फेगोसाइटोटिक वैक्यूल बन गया। एक वैक्यूल बनता है, दैट इज़ अ टेम्पररी वैक्यूल, हमेशा नहीं होता, अक्सर बन जाता है, टेम्पररी वैक्यूल होता है। ये तब बनता है जब बैक्टीरिया को ट्रैप किया जाए। फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम्स एंड फेगोसाइटोटिक वैक्यूल। लाइसोसोम्स और फेगोसाइटोटिक वैक्यूल के फ्यूजन होता है। लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन था, अगर तुम्हें लाइसोसोम्स का फंक्शन पता है तो ये वाली जो 6 लाइन है ना, किलिंग एंड डाइजेशन, ये तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने लाइसोसोम्स चैप्टर 1 में ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरह से ये सेल्स को जो है इसके पास किस तरह से एंजाइम्स होते हैं जिस पर ये एक्ट करता है, वेस्टेज को, बॉडी के फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इस तरह से फेगोसाइटोटिक वैक्यूल का और लाइसोसोम्स का आपस में फ्यूजन होता है, और उसके बाद बैक्टीरिया पार्टिकल को किल करके डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट इसलिए करते थे कि कोई पार्टिकल रह ना जाए जो कि फिर बीमारी कॉज कर सके, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट फेगोसाइट्स एंड फेगोसाइटोसिस। अगर फिर भी कुछ समझ आए तो कमेंट सेक्शन ओपन है। नाउ मूव टुवर्ड्स द लिम्फोसाइट्स, क्योंकि आपसे एमसीक्यूज और एमसीक्यूज के आपसे तो थ्योरी में भी पूछा जाता है, हाई वेटेज पेपर्स में भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट योर न्यूट्रोफाइल्स या मैक्रोफेजेस, और इनका स्ट्रक्चर भी बताना पड़ता है आपको कि लो न्यूक्लियस किसका होता है, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म किसके पास है, ठीक है, लार्जर साइज कौन सा है, शॉर्ट लिव कौन सा है, लॉन्ग लिव कौन सा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ना लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं हम। लिम्फोसाइट्स मैंने जैसे बताया था आपको, हमारे पास 2 किस्म के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स बी सेल्स के बने होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स टी सेल्स के। अब बात समझना, बी सेल्स भी हमारे पास मज़ीद 2 किस्म के होते हैं, और इसी तरीके से टी सेल्स भी हमारे पास मज़ीद 3 किस्म के होते हैं। नाउ बी सेल्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, बी मेमोरी सेल्स एंड बी प्लाज्मा सेल्स। इसी तरीके से टी हमारे पास 3 किस्म के सेल्स होते हैं, टी किलर सेल्स जिसको हम एक स्पेसिफिक नाम और भी देते हैं साइटोटॉक्सिक, ठीक है, और टी हेल्पर सेल्स होते हैं, और उसी के साथ टी मेमोरी सेल्स होते हैं। अब आपको मेमोरी का लफ्ज़ तो समझ में आ गया होगा कि मेमोरी का मतलब है कि वो जो भी पार्टिकल बॉडी में आया है तो वो क्या करते हैं, वो मेमोरी बना लेते हैं। मेमोरी का मतलब है कि वो उस पार्टिकल को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, पूरा अच्छे से याद कर लेते हैं उनका स्ट्रक्चर, ताकि आइंदा ये पार्टिकल बॉडी में आएगा तो हमें ऐसे डिफाइन करना है और मुझे पता है कि ये कौन सा पार्टिकल है। तो हमारा इम्यून सिस्टम इसलिए स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि कोई भी एक दफ़ा बीमारी होने के बाद दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको एक बीमारी के बाद सेम बीमारी वापस हो जाती है। होती है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, होती है, लेकिन चांसेस कम होते हैं फिर भी, क्योंकि मेमोरी सेल्स हमारे पास बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं। अब अगेन इनको आपको मज़ीद क्लैरिफाई करना है और अपने पेपर में लिखना है कि हमारे बी सेल्स जो है वो मेड एंड मेच्योर इन द बोन मैरो। बोन मैरो में हमारे पास ये बनते भी हैं बी सेल्स और मेच्योर भी वहीं पर ही होते हैं, ठीक है, इन द बोन मैरो। नाउ इट ट्रैवल टू द स्प्लीन फॉर फाइनल स्टेजेस ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन की जो फाइनल स्टेज होती है उसके लिए स्प्लीन में ट्रैवल करते हैं। स्प्लीन इज़ द ऑर्गन इन योर बॉडी, ठीक है, जो कि ब्लड को साफ़ करता है बेसिकली, और ब्लड बनाता है, ब्लड को साफ़ करता है। और ट्रैवल तो सारा ये मतलब आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है स्प्लीन का इतना ज़्यादा कोई डेप्थ से समझना, पर ये बात समझो कि बी सेल जो है ये आपके स्प्लीन में ट्रैवल करते हैं ताकि वहाँ पर मेच्योर हो पाए, मिलते हैं, ठीक है, और मेच्योर होते हैं बोन मैरो में। लेकिन मेच्योरेशन की जो फाइनल स्टेजेस होती हैं उसके लिए स्प्लीन में ट्रैवल करते हैं बी सेल्स, ठीक है। बी सेल्स आर शॉर्ट लिव, सबसे पहले बात तो ये। अब बी प्लाज्मा सेल्स समझो, सबसे पहले तो बी प्लाज्मा सेल्स आर शॉर्ट लिव्ड, कम टाइम तक सर्वाइव कर पाए, लेकिन इनका सबसे अच्छा फंक्शन और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये कि ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। ये जो बी प्लाज्मा सेल्स हैं ये हमारे पास एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द बी मेमोरी सेल्स तो फॉर्म द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ऑफ द बॉडी। ये एक तरीके से इम्यूनोलॉजिकल बॉडी की मेमोरी बना देते हैं बॉडी का, कि ये जो आया पार्टिकल है ये अब मैं याद रखूँ ताकि वापस अगर कभी जस्ट इन केस फ्यूचर में ये पार्टिकल वापस अटैक करे तो मुझे पता हो कि ये पार्टिकल कैसा दिखता है या किस तरह का है, तो इसलिए वो उसकी मेमोरी बना देते हैं। दूसरा रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड रिस्पॉन्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में 3 किस्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्स एंड द सेकेंड रिस्पॉन्स एंड द थर्ड रिस्पॉन्स। इन तीनों रिस्पॉन्स को हम इम्यून डिफेंस रिस्पॉन्स कहते हैं और ये हम आगे पढ़ लेंगे।
उसी के साथ साथ टी सेल्स को कवर करेंगे कि मेड इन द बोन मैरो बट मेच्योर इन थायमस। बी सेल्स का हमने पढ़ा था कि वो बोन मैरो में बनते भी हैं और वहीं पर ही मेच्योर हो रहे हैं, सिर्फ फाइनल स्टेज ऑफ मेच्योरेशन के लिए स्प्लीन पे जा रहे हैं। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट द टी सेल्स, तो टी सेल्स बनते तो बोन मैरो में, लेकिन ये थाइमस में जाकर मेच्योर होते हैं, और थाइमस के लोकेशन भी आपको गिवन इन द डायग्राम। यहाँ पर हमारे पास जो हलक की साइड में थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, थायराइड गिवन है, और फिर थाइमस को तुम देखो, थाइमस ब्रोंकाई के बिल्कुल दरमियान में, दोनों जो ब्रोंकाई है, ठीक है, यानी कि दोनों जो लंग्स हैं और ब्रोंकाई इनके बिल्कुल दरमियान में। अब तुम देखो माशाल्लाह इतने तुम चैप्टर्स पढ़ के आए हो, गैस एक्सचेंज सिस्टम पढ़ के आए हो, और उसके अलावा सेल स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो, सारी चीज़ें पढ़ के आए हो, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ब्रोंकाई और इनकी लोकेशन से एग्जैक्टली कहाँ है। जो थाइमस की लोकेशन अब देख लो, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स दोनों के बीच में, ठीक है, इसे थाइमस कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास टी सेल्स मेच्योर होते हैं, मिलते और बनते ये बोन मैरो में है, मेच्योर ये थाइमस में होते हैं। दिस इज़ द पार्ट, ठीक है। सो दिस इज़ द की पॉइंट। लाइक एग्जामिनर कभी आपको कह देता है कि डिफरेंशिएट करें, तो आपको फिर आना चाहिए। अब टी हेल्पर सेल्स को समझते हैं। सबसे पहले तो टी हेल्पर सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स एक बेसिकली वी कैन जस्ट से इट्स अ सब्सटेंस, इट्स अ मटेरियल, इट्स बेसिकली अ केमिकल, जिसको टी हेल्पर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इंटरल्यूकिन्स स्टिमुलेट बी सेल्स टू मेक एंटीबॉडीज। अब इंटरल्यूकिन्स का देखना कितना इंपॉर्टेंट काम है। टी हेल्पर सेल्स इम्यून सिस्टम की बॉडी में, मतलब जो बॉडी में इम्यून सिस्टम है उसको हेल्प करते हैं कि वो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, रिस्पॉन्स करें। टी हेल्पर सेल्स इंटरल्यूकिन्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इंटरल्यूकिन्स बी सेल्स को कहता है कि तुम जाओ और जाकर एंटीबॉडी बनाओ। तो कैन यू जस्ट नेम दैट टाइप ऑफ बी सेल विच मेक्स द एंटीबॉडी? If you are thinking that this is the B memory cells, so you are wrong. क्योंकि हमने पढ़ा है कि B प्लाज्मा सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं, तो ये स्पेसिफिकली B प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एंटीबॉडी बनाए, और अदर टी सेल्स टू डिवाइड। बाकी टी सेल्स जो हैं उनको ये स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो डिवाइड हो, ग्रो हो, ठीक है, मोर इन नंबर हो। उसी के साथ साथ मैक्रोफेजेस टू इन्हेंस द इफेक्ट ऑफ फैगोसाइटोसिस। उसी के साथ साथ ये जो मैक्रोफेजेस है उसको इन्हेंस कर देता है द इफेक्ट ऑफ द फैगोसाइटोसिस। देखो मैक्रोफेजेस का फंक्शन था फैगोसाइटोसिस करना, ये उसके इफेक्ट को इन्हेंस कर रहा है बस, और कुछ नहीं है, ताकि अच्छे से जो है वो फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस कर सके। इफ़ यू टॉक अबाउट द टी किलर सेल्स, जिसको हम साइटोटॉक्सिक भी कहते हैं, डिस्ट्रॉयज सेल्स बाय रिलीजिंग पेरफोरिन विच मेक्स होल इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। ये असल में सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कैसे? सेल सरफेस मेम्ब्रेन पर होल्स बनाकर। ये होल्स कैसे बना रहे हैं? एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करके जिसे हम कह रहे हैं पेरफोरिन, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स इंटरल्यूकिन्स हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं, और साइटोटॉक्सिन सेल्स हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेरफोरिन। दिस इज़ द केमिकल विच मेक्स द होल इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। इतनी डेप्थ में नहीं जाऊँ, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ बाय द वे कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन में होल कैसे बनता है। आपका सेल सरफेस मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन पढ़ के वहाँ पे जो चीज़ वीक होती है फिर वो होल बनाती है, लेकिन यू डू नॉट नीड टू नो अबाउट इन वेरी डेप्थ वेल, लेकिन ये पॉइंट याद रख लो फिर भी। उसी के साथ साथ अब पढ़ते चलेंगे टी मेमोरी सेल। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी एट ऑल। हमारे पास ये है लीड्स टू इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ऑफ एंटीजन। एंटीजन का ये मेमोरी बना देता है ताकि फिर आइंदा अगर कोई बीमारी है जिसका एंटीजन, लाइक अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आया, ठीक है, और उससे कोई एंटीजन है जो कि मे बी वट एवर इन द शेप, तो उसके एंटीजन को याद कर लेते ताकि आइंदा अगर ये बीमारी है ना जिसकी एंटीजन वो ही शेप वाली है, तो फिर बॉडी पर अटैक नहीं होने देता, फिर ये इम्यून सिस्टम इसका स्ट्रॉन्ग रहता है। उसी के साथ साथ ये सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स को भी इनिशिएट करता है ताकि सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में भी काम आएगी। आप समझोगे कि सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स है क्या, तब आपको पता चलेगा कि टी मेमोरी सेल्स और बी मेमोरी सेल्स इसमें रोल प्ले कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बी सेल समझ आ गई, टी सेल समझ में आ गया, हमने इसका डिफरेंशिएट कर लिया, उनके फंक्शंस, सारी प्रॉपर्टीज़ और सारा कुछ याद कर लिया इनके बारे में, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी को थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी, ठीक है। अब इम्यूनिटी समझते हैं, हमारे पास दो किस्म की इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सबसे पहले कवर करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। दिस इज़ वेयर टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्स टू अल्टर्ड सेल्स, यानी कि APC। APC क्या था? कैन यू नोट अबाउट इट? APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उसी के साथ साथ कैंसर सेल्स या सेल्स दैट हैव बीन इन्फेक्टेड बाय वायरसेस।
वो सेल जो कि वायरसेस से इन्फेक्टेड हो गए हैं उन्हें, ठीक है, उन्हें रिस्पॉन्स करता है, या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को रिस्पॉन्स करता है, फिर कैंसर सेल्स को रिस्पॉन्ड करता है। कौन? टी लिम्फोसाइट्स। अब इस की पॉइंट को समझो कि मैक्रोफेजेस इनका फिर भी जो डायग्राम है इसको तो तुम पॉज करके खुद देखो और समझो कि व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। मैं सिर्फ चीज़ें पढ़ रहा हूँ। द मैक्रोफेजेस टेक्स अप द एंटीजन बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस से क्या हुआ? जो मैक्रोफेजेस ने एंटीजन को इनटेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पढ़ो, द मैक्रोफेज ब्रेक्स डाउन द एंटीजन इनटू फ्रेगमेंट्स इन द लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर ये फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एंटीजन का क्या, लाइसोसोम का क्या फंक्शन है? ब्रेक डाउन करना चीज़ों को, ठीक है। तो लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ हो गया। हमने पढ़ा था कि फैगोसाइटोटिक वैक्यूल है, ये लाइसोसोम के साथ इनगल्फ करेगा और उसके बाद जाकर क्या हो रहा है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये बाइंड करता है एंटीजन फ्रेगमेंट के साथ, ठीक है। अब जब ये एंटीजन फ्रेगमेंट के साथ बाइंड करेगा तो उसके बाद क्या होगा? द MHC जो कि एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इट प्रेजेंट द एंटीजन टू अ टी हेल्पर सेल। अब ये जो है वो प्रेजेंट करेगा टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल का क्या फंक्शन था? कि वो पूरी बॉडी में चीज़ों को स्टिमुलेट करे ताकि इम्यून रिस्पॉन्स अपना एक्टिव हो जाए। Macrophage engulfs pathogen and become an APC. You know about it, antigen presenting cell. T helper cells receptor which is complementary to the antigen bind to the antigen on APC. उसके बाद T helper cells then releases interleukins. इंटरल्यूकिन्स का क्या फंक्शन था? हमने पढ़ा इंटरल्यूकिन्स का फंक्शन ये था कि इंटरल्यूकिन्स स्टिमुलेट बी सेल्स टू डिवाइड इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द ह्यूमरल रिस्पॉन्स। ह्यूमरल रिस्पॉन्स पर हमारे पास जो बी प्लाज्मा सेल्स है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बी सेल्स आपस में डिवाइड होंगे इनटू द प्लाज्मा सेल्स ताकि वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर पाए इन द ह्यूमरल रिस्पॉन्स। उसके अलावा हमने टी हेल्पर सेल्स से क्या पढ़ा था कि हमारे पास टी हेल्पर सेल्स जो मैक्रोफेजेस हैं वो फैगोसाइटोसिस जो कर रहे होते हैं उसके इफेक्ट को भी इन्हेंस कर देगा। इन्हेंस इन अ सेंस कि इंक्रीज कर देगा, अच्छे से फैगोसाइटोसिस हो जाए, बस ये काम होता है। टी लिम्फोसाइट्स कैन ओनली रिकॉग्नाइज एंटीजेंस ऑन एन APC सरफेस। एंटीजन प्रेजेंटिंग सरफेस पर ही टी लिम्फोसाइट्स किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। रिकॉग्नाइज इन द सेंस के पहचान लेता है कि कौन सा एंटीजन इसके पास है, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी को समझते हैं ना, दिस वाज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अब समझते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसमें की पॉइंट समझो हमारे पास कि हमारे पास क्लोनल सिलेक्शन होती है। क्लोनल सिलेक्शन का क्या मतलब है? प्रोसेस बाय विच एन एंटीजन सेलेक्टिवली बाइंड्स टू एंड activates only those lymphocytes bearing receptors for the antigen. In short, this is basically recognizing and choosing the which B cells to use. यहाँ पर क्लोनिंग सिलेक्शन में हमारे पास क्या होता है? ये इस तरह का बेसिकली टाइप ऑफ प्रोसेस है इन विच हम लोग सेलेक्ट करते हैं कौन से बी सेल को यूज़ करना है हमें, ठीक है। वो इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो एंटीजन है, ठीक है। अब हमारे पास एंटीजन क्या करता है? एंटीजन का फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री इन द शेप एंड इट बाइंड्स to the cell body, ठीक है, binds to and activates only those lymphocytes bearing receptor for the antigen. सिर्फ उन लिम्फोसाइट्स को यानी वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करेगा जिसके जो रिसेप्टर हैं वो कॉम्प्लीमेंटरी हैं इन द शेप टू द एंटीजन। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। कुछ ऐसे देखो सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, सारे वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव नहीं कर रहा एंटीजेंस, कुछ कुछ वाइट ब्लड सेल्स पे लग रहा है। अब कुछ कुछ पे क्यों नहीं लग रहा और कुछ कुछ पे क्यों लग रहा है, उसका सिंपल एंड वैलिड आंसर ये है कि कॉम्प्लीमेंटरी इन द शेप है, ठीक है। जो भी कॉम्प्लीमेंटरी इन द शेप होगा उसके रिसेप्टर पर यहाँ पर सिंपल लग जाएगा आराम से और एक्टिव हो जाएगा वो लिम्फोसाइट। और जिसमें कॉम्प्लीमेंटरी इन द शेप नहीं होता फिर उसमें हमारे पास क्या होता है, वो उससे अटैच नहीं होगा। ऑफ कोर्स टी हेल्पर सेल्स रिकॉग्नाइजेज द बी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड बिकम्स एक्टिवेटेड रिलीजिंग इंटरल्यूकिन्स टू सिग्नल फर्दर एक्शंस। जब टी हेल्पर सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को या कि APC को, तो उसके बाद वो एक्टिव हो जाते हैं और वो एक्टिव होकर क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन को रिलीज़ करते हैं। इंटरल्यूकिन क्या करते हैं, मजीद ये सारे प्रोसेस करते हैं जो भी मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्लोनल सिलेक्शन कहलाती है। क्लोनल सिलेक्शन का मतलब है सब वाइट ब्लड सेल्स को नहीं, कुछ कुछ को, कुछ सिर्फ उनको कि जिनके रिसेप्टर कॉम्प्लीमेंटरी इन द शेप और फिर उसके बाद एक्टिव हो जाते हैं और फर्दर प्रोसेस करते हैं। यानी कि सारे वाइट ब्लड सेल्स या सारे लिम्फोसाइट्स को यूज़ नहीं करता, बेसिकली सारे बी सेल्स को यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि हम यहाँ पे बी सेल्स की बात कर रहे हैं। दूसरा है क्लोनल एक्सपेंशन, ठीक है, क्लोनल एक्सपेंशन जिसे हम दूसरा नाम भी कहते हैं प्रोलिफरेशन भी कहते हैं हम इस नाम को, इस प्रोसेस को। इसमें क्या होता है, द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी और बी सेल्स क्लोन्स आफ्टर एक्टिवेशन बाय एन एंटीजन। जो टी सेल क्लोन्स हैं या बी सेल क्लोन्स हैं उनको रैपिडली मल्टीप्लाई करता है आफ्टर द एक्टिवेशन बाय द एंटीजन। एंटीजन ने उनको एक्टिव कर दिया,
अब जब एंटीजन ने बी या टी सेल्स को एक्टिव कर दिया तो उसके बाद वो रैपिड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कौन? बी सेल्स या टी सेल्स के क्लोन्स। मेक श्योर यू हैव लर्न द क्लोनल सिलेक्शन, तो फिर क्लोन समझ आएगा यहाँ पर, बी सेल्स क्लोन्स एंड टी सेल्स क्लोन्स। Now understand that B EPC यानी कि B antigen presenting cells divides and differentiate into plasma cells to make specific antibodies and memory cells to prepare for second response। जो वहाँ पे B cells होते हैं, ये B cells आपस में differentiate और divide होते हैं in the form of plasma and memory cells। दो किस्म के B cells आप पढ़ के आए हो ताकि वो अपने अपने functions करें। This is called the clonal expansion। इसी के साथ साथ B cells can respond to APC as well as pathogens directly। हमारे पास जो बी सेल्स हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को भी रिस्पॉन्स करते हैं और वो पैथोजन को डायरेक्टली भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द नंबर्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड इंक्रीजेज ड्यूरिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड व्हेन एवर टिश्यूज बिकम इन्फ्लेम्ड एंड डाई। जब भी कोई टिश्यू मरता है या इन्फ्लेम्ड हो जाता है या फिर कोई बीमारी हो जाती है बॉडी में, तो न्यूट्रोफिल्स की तादाद ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यूजुअली बीमारी से मुराद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वो इन्फेक्शंस जो कि बैक्टीरिया से होते हैं। लिम्फोसाइट नंबर्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शंस एंड टीबी। व्हाट डज टीबी मीन्स? अच्छा बाय द वे, अभी अभी आप इन्फेक्शियस डिजीज़ में टीबी पढ़ के आए हो, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में या फिर किसी भी वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं, तब न्यूट्रोफाइल्स नहीं बढ़ते, तब सिर्फ लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं। स्टेम सेल्स को थोड़ा सा समझेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय द स्टेम सेल्स? हमारे पास दो किस्म के स्टेम सेल्स हैं, मेलोइड, लिम्फोइड, ठीक है। मेलोइड हमारे पास तीन किस्म के हैं ना, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का आप ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स में फंक्शन पढ़कर आ चुके हो, क्या करते हैं वो काम, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रोफाइल्स और मोनोसाइट्स, ये मेलोइड्स होते हैं। लिम्फोइड्स हमारे पास दो किस्म के हैं भाई, लिम्फोसाइट्स यानी कि बी सेल्स एंड टी सेल्स, इन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं, ठीक है। ल्यूकेमियाज और कैंसर्स ऑफ दीज स्टेम सेल्स। अब जो ल्यूकेमियाज हैं ये कैंसर्स होते हैं ऑफ दीज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का इजी वर्ड बताऊं कि वाई आर वी सेइंग दीज एज स्टेम सेल। स्टेम सेल हम उन सेल को नहीं कहते कि जो लाइक यू नो प्लांट, रूट, स्टेम, फ्लावर, नहीं, वो वाला नहीं है ये सीन। दिस इज़ द ह्यूमन बीइंग। इंसानों में हम जब भी स्टेम सेल के कहेंगे, बात करेंगे, तो स्टेम सेल का मतलब है कि वो सेल्स जो कि डिवाइड करते हैं ताकि वो मज़ीद स्पेशलाइज सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। वापस कह रहा हूँ, इस पॉइंट को लिख लेना, वो सेल्स जो कि आपस में डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मज़ीद स्पेशलाइज सेल्स, ठीक है, तो हम कहते हैं कि दीज आर नोन एज ए स्टेम सेल्स। और ये बॉडी में होना भी ज़रूरी है बाय द वे, ठीक है। और ल्यूकेमियास और कैंसर्स ऑफ दीज स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स अगर इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो एक टाइम आता है कि ये नहीं रुकते, फिर कैंसर सेल या कार्सिनोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या माइटोसिस में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। तो तुम्हें एक बात यहाँ पे समझ आ रही है कि सारी चीज़ें जो है वो प्रीवियस चैप्टर से ही लिंक्ड हो रही हैं। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग कि प्रीवियस चैप्टर पे ग्रिप हाई होनी चाहिए, तो ये चैप्टर ईजी रहेगा, समझ में आएगा। और फिर यहाँ पर और भी मज़ीद थ्योरीज़ हैं, तो अपने हाइपोथेसिस को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए हमेशा। अब समझते हैं यहाँ पर न्यू चीज़, और वो क्या है? वो ये है कि सेल्स डिवाइड अनकंट्रोलेबली to produce many cells that don't differentiate properly and disrupt production of normal blood cells। सेल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी न्यू, या माइटोसिस में पढ़ के आ चुके हो, इतने ज़्यादा कि वो नॉर्मल ब्लड सेल्स जो डिवाइड हो रहे थे उनको भी डिस्टर्ब करते थे, वो भी प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो पाते, खुद इतने ज़्यादा डिवाइड होते रहते कि ये फिर क्या बन जाते हैं? कैंसरियस सेल्स बन जाते हैं, कार्सिनोजेनिक सेल्स बन जाते हैं, विच कैन कॉज कैंसर इन योर बॉडी ऑफ कोर्स। और कैंसर एक दफ़ा बढ़ता है तो फिर रुकता नहीं है, वो बढ़ता रहता है फिर, तो ये तो नुकसानदेह बात है कैंसर की। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ तक सब समझ आ गया है? अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कर सकते हो मुझे, और साथ साथ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। प्लस एज यू नो कि 90 डेज से कम टाइम रह गया आपके पास, एज द व्हाट्सएप चैनल पे मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे भी आपको टिप्स मिले कि व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लो, लास्ट में इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर लेना, वहाँ पर भी फॉलो कर लो। अब हर जगह एक्टिव रहो, क्योंकि अब मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि मैं पास्ट पेपर्स पर भी ज़्यादा फोकस रखूँ, ताकि आपकी ऐसी ग्रिप इतनी अच्छी बन जाए कि यहाँ से आप अच्छा स्कोर उठाकर A2 में सिक्योर करो। तो अब तक सिर्फ इतना ही। कोई ऑनलाइन क्लास रिलेटेड टू पास्ट पेपर्स चाहिए या फिर सिलेबस कंप्लीशन चाहिए तो क्विकली मैसेज करो, बिकॉज यू नो दैट द टाइम आर वेरी लेस। और बच्चे जो है वो पता नहीं क्यों एंड टाइम पे ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, इस टाइम सीरियस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ग्रेड ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन करते रहो, एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you get notified on time whenever the videos are on there। I'll see you in the next video. Till that, take care, goodbye।